हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के इस तीसरे वीडियो में मैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फुल ऑपरेशन करने जा रहा हूं। जी हां, इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 3 लेवल्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जी हां, बेसिक लेवल जिसमें मैं क्लास 6 से लेकर और 10th तक के स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बतलाऊंगा। इसके बाद फिर शुरू होगा कॉम्पिटिटिव लेवल एंड इसके बाद शुरू होगा एडवांस लेवल, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बतलाऊंगा जिनको जानने के लिए आपको किसी ऑथेंटिक बुक से डीप स्टडी करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी, मैं हूं ना आपको सब कुछ बतलाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआत में जो बिगिनर्स होते हैं यानी इंग्लिश सीखने वाले जो टेंस की शुरुआत करते हैं उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानना चाहिए और उनका ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए, और फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे और उसका रियल कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो बच्चे लोगों को तो बहुत ही आसानी के साथ में कुछ एक ऐसी चीज बतलानी पड़ती है जिसको तुरंत कैच कर लें। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूं कि बच्चे लोग किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में कैसे पहचान लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसका एक तीसरा नाम भी है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये सब क्यों और कैसे होता है ये मैं आपको आगे चल करके वीडियो में तो बतलाऊंगा ही बतलाऊंगा, लेकिन जो बच्चे लोग हैं वो किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये लिखे हुए सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बतला देता हूं इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी एक हिंदी सेंटेंस अगर लिखा है और उस हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आदि शब्द लगे होते हैं तो वह सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, समझ में आ गया। तो हिंदी क्रियाओं के साथ में क्या लगा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द लगे होंगे, और जब हम उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे यहां पर जाकर के, तो इन्हीं क्रियाओं को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है, हूं, है, हो आदि को है हम इज, एम, आर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो जो क्रिया होगी उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो इस वर्ड ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। राइट, ये वर्ड ऑर्डर क्या है, देखिए सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। राइट, ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, किसी भी सेंटेंस का शब्द क्रम होता है। बस अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया तो फिर क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना होता है, और अगर वह सेंटेंस कोई WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसी हेल्पिंग वर्ब से पहले वो क्वेश्चन वर्ड भी रख देना होता है। मैं सभी आपको सब कुछ करके बतलाने जा रहा हूं, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। अब बस सीधे आ जाते हैं सेंटेंस पर और देखते हैं कि वो सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं और सबसे पहले पता लगाते हैं कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है। राइट, अर्थात टेंस पता लगाने के लिए हमें हिंदी सेंटेंसेस के अंत में लिखे हुए एक या दो शब्दों के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां पर जो वर्ब हो रही है यानी जो क्रिया है वो क्रिया का स्वरूप कैसा है, क्या उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा है, और अगर लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और बस अगर हमें इतना पता चल गया तो हम इस वर्ड ऑर्डर के अनुसार सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो अब देखिए कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर हिंदी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं कौन। तो अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको सीधे इसी क्रिया से पूछना पड़ेगा एक प्रश्न। कैसे पूछना पड़ेगा, पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाला कौन, ऐसे आपको पूछना होगा। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने वाला कौन। तो अब आप इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि पढ़ने वाला कौन। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो कौन है पढ़ने वाला, मैं हूं, तो ये मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। राइट, तो सब्जेक्ट को आपने रख दिया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब ये होती है, देखिए ध्यान से, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। तो बड़ी ही बेसिक सी जानकारी है, मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बतला देता हूं कि देखिए जरा, सी, ही और इट के साथ और साथ ही साथ जो सिंगुलर नंबर के जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। राइट, केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और यहां पर वी, यू और दे
और फिर जितने भी प्लूरल नंबर के नाउन्स हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते यहाँ पर देखते हैं कि निगेटिव नॉट लगा है, तो इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। क्या इस सेंटेंस में कहीं नहीं नामक शब्द लगा है क्या? तो नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है तो हम यहाँ पर इस नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर आते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब मुख्य काम क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन काम हो रहा है पढ़ने का। तो रीड माने होता है पढ़ना, क्या होता है, रीड, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आईएनजी लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगा देना है। सो बन गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है नहीं, मेन वर्ब आ गई, उसमें आईएनजी लगा दिया, ओके। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे आपने अभी सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्रिया से पूछा कौन, वैसे ही ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको क्रिया से ये 2 प्रश्न करने होंगे। कौन कौन से, किसे या क्या। तो यहाँ पर पढ़ रहा है तो क्या, किसे पढ़ रहा है, तो यहाँ पर किसे यानी किसको तो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो फिर क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अगर होता तो इस प्रश्न का आंसर हम यहीं पर लिख देते। अब अगर ये नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या का आंसर है हमारे पास, तो क्या पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा हूँ, ए बुक, ओके। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन कर लिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। बहरहाल जब मैं आपको ट्रांसलेशन बतलाऊंगा तो मैं इन सभी शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपरली अरेंज करना बतलाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको अभी टेंस पढ़ा रहा हूं, यानी ये क्रिया पढ़ाना मेरा मेन फोकस है यहाँ पर, इसलिए मैं अभी ट्रांसलेशन और वर्ड ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकूंगा। अगला सेंटेंस देखिए जरा, वे बाजार जा रहे हैं, फिर वही हो गया, रहे हैं लगा हुआ है तो फिर से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और अब इसको ट्रांसलेट कर लें तो कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो दे लगा दिया हमने, कौन पहला प्रश्न किया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, तो दे सब्जेक्ट के, ये दे सब्जेक्ट है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, सो दे आर, ठीक है ना। फिर मेन वर्ब क्या हो रही है, जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गो लगाए और गो में आईएनजी लगाए, तो दे आर गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, वे बाजार जा रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वो है गाना गा रहे, नहीं गा रही है, ये सेंटेंस देखिए निगेटिव है, तो अब आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। फिर वही ये एक्शन हो रहा है, यानी गा रही है, तो रहा है, रही है लगा है, तो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फिर से वैसे ट्रांसलेट कर दो। सब्जेक्ट का पता लगाइए, कौन गा रहा है, वह गा रही है, तो सी हो गया, सी। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाइए, तो सी एक वचन है, इज लगेगा, और अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, सी इज नॉट। और फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या हो रहा है, गाना यहाँ पर सिंग करने का काम हो रहा है, तो सिंगिंग, सिंग किया और उसमें फिर आईएनजी लगाया आपने, देखिए ये आईएनजी, तो सिंगिंग। अब क्या गा रही है, सॉन्ग, तो अ सॉन्ग, सो सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये बड़ा सिंपल तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, क्या बच्चे नदी में कपड़े धो रहे हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे। एक वो प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अब अगर हाँ या ना में इसका आंसर दिया जा सकता है तो इस क्या की अंग्रेजी हम व्हाट से नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट से नहीं बनेगी, फिर किससे बनेगी, यही वो हेल्पिंग वर्ब है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब बस इस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कैसे, चलिए करके देख लेते हैं। धो रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यही लगेगा, इज एम आर लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब को हम उठाकर पहले रख दें क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इज एम आर में से हम कोई एक रखेंगे तो इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, भाई धोने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे हो गए सब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन हो गया, द चिल्ड्रेन, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन,
और चिल्ड्रन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है तो इससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, यानी आर का पहले प्रयोग कर देंगे। तो इसी आर का मतलब हो जाता है ये प्रश्न, ठीक है ना। आर का मतलब क्या नहीं होता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन करने का अपना इंग्लिश एक तरीका होता है। सो आर द चिल्ड्रेन, और फिर इसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, तो नॉट नहीं लगाना है। बस इसके बाद मेन वर्ब रखना है। तो मेन वर्ब क्या है, धोना, वॉश, वॉश मीन्स धोना, और इसमें आईएनजी लगाएंगे, वॉश। तो इतना हो गया। आर द चिल्ड्रन वॉशिंग, क्या बच्चे धो रहे हैं, तो क्या धो रहे हैं, क्या धोने के लिए आपको यहाँ पर देखिए क्या धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। वॉशिंग द क्लॉथ्स, आप यहाँ पर लिखेंगे द क्लॉथ्स। अब इसके बाद कहाँ पर धो रहे हैं, तो देखिए नदी में, इन द रिवर। अब आप यहाँ पर इन द रिवर लगाएंगे, राइट। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जी हाँ, तो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके बाद में आपको फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, बच्चे नदी में कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं। अब इस सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको कुछ कहना पड़ेगा। क्यों नहीं धो रहे हैं, तो आपको रीजन बतलाना पड़ेगा। जी हाँ, तो अगर ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तो वहां पर उस सेंटेंस में उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना करके हम वाक्य की बिल्कुल स्टार्टिंग में रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में रख देते हैं वाई, ठीक है ना। इसके बाद पूरा वही का वही शब्द क्रम होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब यानी WH टाइप वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए हमें सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा, सब्जेक्ट है बच्चे। तो चलिए द चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने चिल्ड्रन लिख दिया, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो बन गया क्या, वाई आर द चिल्ड्रेन। अब ये सेंटेंस नेगेटिव भी है तो आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा यहीं पर, सीधे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, और मेन वर्ब से पहले। सो वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट वॉशिंग, नहीं धो रहे हैं, फिर वहीं पर मेन वर्ब हो गई, आईएनजी हो गई। क्या नहीं धो रहे हैं, वही द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक है ना। और कहाँ पर, इन द रिवर, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को या नेगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। शब्द क्रम ये लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप इन सभी सेंटेंसेस को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं। अब वही छोटे छोटे बच्चे जब क्लास 6, 7 और 8 के बाद जब 9th और 10th में पहुंचते हैं, तब उनको वास्तव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का असली कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, अन्यथा फिर वो यहाँ से आगे बहुत ढेर सारी गलतियाँ करेंगे। क्योंकि वास्तव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये नहीं होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द लगे हों वही सेंटेंस अकेले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, या हमेशा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल दूसरा ही है, बिल्कुल भिन्न है, और वहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो अब अगर आप 9th या 10th में या 11th या 12th में हैं, तो फिर बस अगली स्लाइड में पहुँचिए और देखिए कि वास्तव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए वो उस टॉपिक पर दी गई कुछ डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता है और एनालाइज करने के बाद में कुछ पॉइंट्स को वो निकाल लेता है और उन्हीं पॉइंट्स को वो अपने कॉन्सेप्ट्स में शामिल कर लेता है। तो चलिए टेंस पर हम एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को वहीं से बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है और उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब टेंस इंडिकेट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो वर्ब टेंस होता है वो ये इशारा करता है क्या, दैट की एन एक्शन और कंडीशन, कि कोई एक्शन या कंडीशन इज हैपनिंग, हो रही है, फ्रीक्वेंटली अक्सर होती रहती है, या फिर एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर, या फिर कोई एक्शन है जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो सकता है। ये डेफिनेशन कुछ
इंटरमीडिएट या कॉम्पिटिटिव लेवल की है, एडवांस्ड बच्चे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, तो थोड़ी देर आप वेट करिए। छोटे बच्चों के लिए मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है और उसको पहले मैं समझा देता हूँ, इसके बाद में फिर मैं एडवांस लेवल शुरू करूंगा, अर्थात इस डेफिनेशन को थोड़ी देर बाद में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देखिए, किसी वर्ब टेंस का ऐसा स्वरूप, छोटे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझे, किसी भी वर्ब टेंस का, यानी कि जो वर्ब होती है वही एक्चुअली टेंस होती है, तो किसी भी क्रिया का एक ऐसा स्वरूप, कैसा, कुछ ऐसा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो बी क्या होती है सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बतला देता हूं कि बी की 5 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट में इज, एम, आर, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो ये वो स्वरूप होता है जो किसी टेम्परेरी फिजिकल एक्शन की प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट स्टेट को प्रदर्शित करता है। ये बात आपको, ये लाइन यहां पर से अच्छे तरीके से समझनी है। टेम्परेरी फिजिकल एक्शन की प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट स्टेट, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना है, को प्रदर्शित करता है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो समझने वाली बात यहां पर छोटे बच्चों के लिए यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें ये 3 बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट में शामिल कर लेना है। देखिए क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस ही होगा, एक ऐसी ही क्रिया होगी जो फिजिकल एक्शन वर्ब होगी। फिजिकल एक्शन वर्ब का मतलब ऐसी क्रियाएं जो हम फिजिकली कर सकते हैं, फिजिकल एक्शन होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, तो पढ़ाना क्या है, ये फिजिकल एक्शन है। मैं बिना पढ़ाए तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, मुझको तो पढ़ाना पड़ेगा। यानी सीधे से शब्दों में अगर समझें कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना नहीं पड़ता, वो स्वतः होती हैं, ठीक है ना। तो जिन क्रियाओं को करना पड़ता है ऐसी क्रियाओं को ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज किया जा सकता है, और जिन क्रियाओं को करना नहीं पड़ता बल्कि वो स्वतः घटित होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के लिए उस सेंटेंस में एक ऐसी वर्ब होनी चाहिए, एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसको फिजिकली परफॉर्म किया जा सकता हो, पहली बात। दूसरी, वो एक्शन टेम्पररी होना चाहिए। टेम्पररी का मतलब अस्थायी, यानी थोड़ी देर चलकर और समाप्त हो जाने वाला एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक्शन बस चल रहा है वो कभी समाप्त ही नहीं होता, यानी कोई स्थायी एक्शन नहीं होता है। ये कैसा होता है, अस्थायी काम होता है, यानी थोड़ी देर चलकर और समाप्त हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल उन्हीं क्रियाओं का बनाया जा सकता है जो फिजिकली की जा सकती हैं और वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होती हैं। और प्रोग्रेसिव, और उस एक्शन की जो स्टेट होती है वो प्रोग्रेसिव होती है या इम्परफेक्ट होती है। अब ये प्रोग्रेसिव क्या है, यानी वो क्रियाएं जो प्रोग्रेसिव का मतलब जो क्रिया चल रही होती हैं, चल रही, जैसे मेरा इस समय पढ़ाना है, जिस समय से शुरू हुआ वो क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है, यानी चल रहा है। उसी को हम इम्परफेक्ट स्टेट भी बोलते हैं। यानी इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण, यानी मेरा पढ़ाना अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। जब हम डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाने चाहिए। कौन से, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल वही क्रिया हो सकती है जो फिजिकली की जा सकती है। दूसरी, कॉन्टिन्यूअस टेंस एक टेम्परेरी एक्शन होता है, अर्थात वो एक्शन किया जाएगा और कुछ देर बाद वो एक्शन समाप्त हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव, अर्थात निरंतर चलते रहना, किसी क्रिया का निरंतर चलते रहना। मैंने आपके लिए कुछ 2 सेंटेंसेस लिखे हुए, इनको अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके और क्रिया को अच्छे तरीके से समझिए। क्या उस क्रिया में ये 3 खूबियां मौजूद दिखाई पड़ती हैं। देखिए पहला सेंटेंस, मैं इस समय आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर एक्शन कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। अब जरा इस पढ़ाने वाले जो एक्शन है, इस एक्शन को जरा देखिए, क्या ये तीनों चीजें इसमें शामिल है। पढ़ा रहा हूं तो क्या ये फिजिकल एक्शन है, पढ़ाना क्या फिजिकल एक्शन है? जी हाँ, बिना फिजिक का प्रयोग किए, बिना अपने हाथ का, मुंह का, बोलने का, टंग का प्रयोग किए हुए मैं इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये एक फिजिकल एक्शन है। दूसरी बात देखिए, क्या टेम्परेरी है? जी हाँ भाई, मैं आपको हमेशा तक थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ। अरे थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद में ये एक्शन फिनिश भी हो जाएगा, तो ये एक्शन कैसा है, टेम्परेरी है। और तीसरा प्रोग्रेसिव, क्या ये चल रहा है, इस समय पढ़ाने वाला एक्शन चल रहा है? जी हाँ चल रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव हो गया, यानी इम्परफेक्ट हो गया, यानी अभी अपूर्ण है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, तो ये तीनों ही खूबियां इस क्रिया में हमें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए ये क्या हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट।
और दूसरा सेंटेंस है वह धूप में बैठा है। अगर ये सेंटेंस है तो वह धूप में बैठा है, इसको भी जरा जज करिए। यहाँ पर रहा, रही, रहे नहीं लगा तो बच्चे लोग सोच सकते हैं कि यार ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, लेकिन नहीं जी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस क्रिया में भी ये तीनों ही चीजें शामिल हैं। जरा देखिए, फिजिकल एक्शन है क्या? जी हाँ, बैठने के लिए हमको फिजिकली एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी, हमें अपना फिजिकल एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ? ये भी एक फिजिकल एक्शन हुआ। दूसरा टेम्पररी एक्शन है। जी हाँ, हमेशा थोड़ी ना कोई बैठा रह सकता है। अरे थोड़ी देर बैठेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक भी बैठ सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कभी ना कभी उसका बैठना तो पूर्ण होगा ही होगा। तो देखिए यहां पर ये क्या, टेम्परेरी एक्शन है। और तीसरा क्या, प्रोग्रेसिव स्टेट है क्या? जी हां, अगर कोई आप ये कहते हैं कि वह धूप में बैठा है, तो जो बैठने वाला जो एक्शन है वो उस समय प्रोग्रेसिव है, अर्थात वो चल रहा है। जब तक वो बैठा रहेगा तो बैठने का काम जारी रहेगा। तो ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। और अगर ऐसा होता है तो इंग्लिश में हम इस स्टेट को, यानी किसी क्रिया की इन स्टेट्स को प्रकट करने के लिए ये वाली क्रिया लगाते हैं, यानी बी का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज वर। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इस बी का मतलब यहां पर क्या हो गया, इज एम आर। और सभी लोग जानते हैं कि एम का प्रयोग तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ में किया जाता है, इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आई है, आई के साथ में क्या लगाऊंगा, एम लगाऊंगा। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, टीच होने, यानी ये जो एक्शन चल रहा है वो कौन सा है, टीच, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी हमने लगाई, टीचिंग। तो ये देखिए ये एक वास्तव में टेंस फॉर्म हो गया, यानी एक वर्ब का स्वरूप हो गया जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी रहा, रही, रहे भले ही ना लगाओ, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इज एम आर में से कुछ एक लगाएंगे तो ही के साथ इज आएगा, और फिर सिटिंग, सिट और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, सिटिंग हो जाएगा, ही इज सिटिंग इन द सन, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ओके, तो आप इस बात को भी अच्छे से निकाल दीजिए कि जो बैठा है, खड़ा है, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्रिया की स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ स्ट्रक्चर्स बतला देता हूं, और फिर आप ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर ड्रॉप करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद शुरू होगा कॉम्पिटिटिव लेवल। आइए बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा इन सेंटेंसेस को। और वो तीनों ही कंडीशंस जो मैंने आपको बतलाई थी, कौन कौन सी, ये वाली, फिजिकल एक्शन होना चाहिए, टेम्परेरी एक्शन होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस को पढ़िए और फिर इनको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और पहचानते हैं क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। यहां पर एक्शन कौन सा हो रहा है, समझने का काम हो रहा है, और रहा, रही, रहे लगा हुआ है। तो अब क्या इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट कर दें, कैसे, कौन समझने वाला, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई, और आई के साथ एम लगाते हैं तो आई एम, और समझना, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, और उसमें रहा, रही, रहे लगा है तो हमने आईएनजी लगा दिया। और फिर आपकी बात, उसके लिए मैंने यू लगाया, या फिर आप लगा सकते हैं योर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। चलिए अच्छा देखिए जरा क्या ये सेंटेंस सही है। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की उन तीनों ही कंडीशंस को, वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी पिछली स्लाइड में आपने अपने दिमाग में सेट किए, उन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई करके देखिए जरा, क्या ये फिजिकल एक्शन है, ये जो एक्शन हो रहा है क्या ये फिजिकल है, यानी समझने के लिए आपको कोई शारीरिक एक्टिविटी करनी पड़ती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। समझने के लिए हमको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। ध्यान दीजिए, ये सब कुछ मेंटली होता है, अंदर अंदर ही होता है, और आप इसको नहीं करते। अगर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा तो आपको बात स्वतः अपने आप समझ में आ जाएगी, और अगर मैं ठीक से बात नहीं समझाऊंगा तो आप चाहे कितनी कोशिश करो समझने की, वो बात समझ में नहीं आएगी। तो इस एक्शन को फिजिकली नहीं किया जा सकता, और अगर इस एक्शन को फिजिकली नहीं किया जा सकता तो फिर भले ही यहाँ पर रहा, रही, रहे कुछ भी लगा हो, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, हम इसे इनडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ये सेंटेंस हो गया भाई गलत, है ना। और इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इनडेफिनिट टेंस, यानी आई और अंडरस्टैंड, सिर्फ इतना, आई अंडरस्टैंड यू, ये सेंटेंस करेक्ट हुआ।
अब भले इसमें रहा रही रहे लगा है, फिर भी आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सिंपली क्या होगा, सब्जेक्ट रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है, ऐसा यस नहीं लगता है। ओके, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड्स। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, राइट। अगला सेंटेंस, अब बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही कंडीशन पूर्ण नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या चाह रहे हो यार। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग होते हैं, परेशान कर रहा है कोई परेशान, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, यार तुम बताओ तो आखिर तुम चाह क्या रहे हो। आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो, तो क्या आप इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कैसे, व्हाट आर यू वांटिंग। आपने देखा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस प्रश्न का आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, तो इस क्या की इंग्लिश WH टाइप वर्ड से बनाकर और वाक्य की स्टार्टिंग में रखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी चाहने वाला कौन, तो तुम हो तो सब्जेक्ट रख दिया, नेगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट रख देते। ओके, फिर इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर चीजें, तो केवल यहाँ पर वर्ब है वांटिंग, ठीक है। हमने यहाँ पर व्हाट आर यू वांटिंग ऐसा ट्रांसलेशन बना दिया। अब जरा सोचो, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या हम इस क्रिया को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। तो फिर वही तीनों चीजें आप समझिए। फिजिकल एक्शन, क्या ये कोई फिजिकल एक्शन है, चाहना, इच्छा करना, ये कोई फिजिकल एक्शन है, नहीं, हम इसको फिजिकली नहीं करते। इच्छा करना कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये भी हमारी क्या है, ये हमारे भाव हैं, सेंसेस हैं। ओके, तो ये सब अंदर ही अंदर होता है और अपने आप होता है, राइट। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, और ये सेंटेंस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनेगा, व्हाट डू यू वांट, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हाट डू यू वांट। आप इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं, राइट। तो चलिए अब अगला सेंटेंस, मैं चाह रहा हूं कि तुम मेरी सहायता करो, फिर वही चाह रहा हूं आ गया। हम हिंदी में बोलते समय ऐसा बोल जरूर जाते हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लें। क्या वो कोई फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, मैं चाह रहा हूँ, इसको फिजिकली आप नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई एम वांटिंग ये नहीं होगा, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाएंगे और क्या बनेगा, आई वांट, ऐसा बनेगा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूं ऐसा। वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, लेकिन ये सेंटेंस और ज्यादा खूबसूरत होता है। कैसे, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, टू हेल्प, सहायता करो मेरी। ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चा जमीन पर सोया हुआ है। अब यहां पर देखो, यहां पर हम क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बनाएं, देखिए जरा, क्या ये फिजिकल एक्शन है, सोया हुआ है। देखिए फिर से वही, सोना, सोने के लिए हमको फिजिकली सोना पड़ेगा, ये फिजिकल एक्शन होता है। आंखें बंद होती हैं और आप लोग फिजिकली सोते हो, शायद आपको देखा जा सकता है, सोते हुए आपको देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि नहीं हाँ कोई सोया हुआ है, तो एक फिजिकल एक्शन है, राइट। टेम्परेरी, जी हाँ टेम्परेरी एक्शन भी है। आदमी सोता है तो कुछ देर के लिए सोता है, घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे सोता है, इसके बाद वो जाग जाता है। तो ये टेम्परेरी एक्शन भी है और प्रोग्रेसिव है। जी हाँ, अगर कोई सो रहा है, आप देख रहे हैं उसको, तो सोया हुआ है, आप ऐसे बोलते हैं, वो लड़का सोया हुआ है, वो लड़का पलंग पर सोया हुआ है, ठीक है ना। बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है, आप ऐसा बोल देते हैं, लेटा हुआ है, तो लेटने का एक्शन वहां पर क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है। तो वहां पर रहा रही रहे नहीं भी लगा है, तब भी वो एक्शन चल रहा है, यानी ये तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती हैं। इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, भले ही यहाँ पर रहा रही रहे नहीं लगा है। तो क्रियाओं को इस तरह से आपको पहचाननी चाहिए। केवल रहा रही रहे वो तो होता ही है, हाँ कई बार नहीं भी होता है। देखिए यहाँ पर रहा रही रहे लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। तो असली कॉन्सेप्ट क्या है, असली कॉन्सेप्ट ये जो मैंने आपको बतलाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वास्तव में कॉन्सेप्ट ये नहीं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, नहीं जी। देखिए यहाँ पर रहा रही रहे लगा है, यहाँ पर भी रहा रही रहे लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। आप इनको अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो मैं समझता हूं कि छोटे बच्चे इतनी ढेर सारी बातों को ठीक से समझे होंगे, और अब यहां से वो लोग कुछ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने कुछ सेंटेंसेस भी ड्रॉप कर दें। लेकिन इसके आगे अभी भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। यहां पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट ये तो अभी शुरू हुआ है, और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं।
अब यहाँ से वीडियो का वो पार्ट शुरू होता है जो क्लास 9 से लेकर और 12th तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। देखिए जरा, आपको वो डेफिनेशन तो याद होगी जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखी थी और सबसे ऊपर मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। उस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखिए और अब मैं उस डेफिनेशन की एक एक बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जरा देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस। एक्शन इन प्रोग्रेस, ध्यान दीजिए, और वो भी कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बतलाया, छोटे बच्चों को भी, और सबके लिए एक जनरल रूल यही होता है कि वो सारे के सारे एक्शंस जो बोलते समय प्रोग्रेसिव हों, यानी बोलते समय, मैं इस समय बोल रहा हूं और बोलते समय जो भी एक्शन चल रहा होता है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जरा देखिए यहां पर, ही इज राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। इस समय वह पत्र लिख रहा है, राइट। यहां पर एट द मोमेंट आपने लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब है, यहां पर हिंदी में चूंकि इस समय लिखा है तो इस समय की अंग्रेजी आपने बना दी है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो भी इसका मतलब यही है, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह पत्र लिख रहा है। कब लिख रहा है? इस समय, जब मैं बोल रहा हूं इस समय वो पत्र लिख रहा है। ओके, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है, एट द टाइम या एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हैं उसी समय जब कोई काम चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे वाक्यों को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां पर एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो भी वही मतलब है और नहीं भी लिखा है तो भी वही मतलब है। अर्थात वो फुटबॉल खेल रहा है, इस समय वो खेल रहा है, जिस समय मैं बोल रहा हूं इस समय वो खेल रहा है। तो ऐसे क्रियाओं को बोलने के लिए हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। ओके, दूसरी बात देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शंस दैट डोंट हैपन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरी बात ये भी आ गई, यानी जस्ट इसके कंट्रास्ट में आ गई दूसरी बात, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसी क्रियाओं को या ऐसी एक्शन वर्ब्स को भी शो करने के लिए किया जाता है जो उस समय यानी बोलते समय घटित नहीं होती हैं, बल्कि कब होती हैं? जरा देखिए, बट दे हैपन इन ए रेगुलर प्रोसेस कॉन्स्टेंटली। बल्कि वो होता यह है कि वो निरंतर एक रेगुलर प्रोसेस में चलती रहती हैं, रेगुलर प्रोसेस में चलती रहती। अब इस बात को आप एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जरा देखिए, आई एम राइटिंग अ बुक नाउअडेज। इस समय अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ ग्रामर बुक नाउअडेज, तो क्या मतलब मैं इस समय बोल रहा हूँ, मैं इस समय आपके सामने, तो मैं आपको ये ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। बट मैं अगर आपसे कहता हूं आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ट्रांसलेशन दीज डेज, तो अब इस समय मैं बुक को लिखने का काम नहीं कर रहा हूं, इस समय तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस में चलने वाला काम है जो मैं कर रहा हूं। मैं निरंतर पिछले कुछ दिनों से लगातार उस काम को कर रहा हूं। तो कॉन्स्टेंटली रेगुलर प्रोसेस में अगर कोई काम होता है तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर आई एम राइटिंग अ बुक नाउअडेज, तो इस तरीके के शब्द लगे हो सकते हैं जो टाइम को शो करते हैं, जो आजकल, जैसे दीज डेज, ऐसा कुछ शब्द लगा होगा। मैं आजकल एक पुस्तक लिख रहा हूं, जैसे ये आई एम सर्विंग इन एन इंटर कॉलेज, यहाँ पर अगर नहीं भी लगा है तो भी अगर मैं कहूँ कि मैं यार एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय तो मैं इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो रेगुलरली चल रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही बनाते हैं। अब चलिए जरा देखते हैं तीसरी बात। अब कई सेंटेंसेस आप ऐसे भी देखेंगे जहां पर आपको जो टाइम नजर आएगा वो फ्यूचर का होगा, अर्थात वो प्रेजेंट का टाइम नहीं होगा, आगे आने वाले समय का टाइम होगा, मींस फ्यूचर टाइम होगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उन सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना होता है। जरा देखिए, यहां पर अगला पॉइंट कुछ ऐसा ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो प्लान्ड। ध्यान दीजिए, प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शंस। ध्यान दीजिए, अगर भविष्य काल में यानी आने वाले समय में हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड है, पहले से नियोजित है या अरेंज्ड है, ठीक है ना, तो ऐसे एक्शंस को हम हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हालांकि अगर वो सेंटेंस आप हिंदी में उसका मीनिंग निकालेंगे या इंग्लिश में भी मीनिंग कहीं से भी निकले,
टाइम जो शो होगा वो कहाँ शो होगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। देखिए माय पेरेंट्स आर गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ। अब आप जरा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, आगे आने वाला जो महीना है, अगला महीना, तो अगला महीना ये भविष्य की बात है। ओके, तो ये सेंटेंस एक्चुअली क्या कर रहा है, टाइम तो शो कर रहा है फ्यूचर का, लेकिन वास्तव में है क्या, वहां पर मेरे पेरेंट्स का जो आगरा जाने का जो प्लान है वो ऑलरेडी बना हुआ है, टिकट्स बुक हो चुकी हैं और अगले महीने नेक्स्ट मंथ मेरे पिताजी अब आगरा जा रहे हैं। का मतलब ये हो गया कि वो एक्शन प्लान्ड हो गया। तो ऐसे प्लान्ड एक्शंस को हम फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते हैं। अगर आप प्लान्ड एक्शंस को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पर नंबर कट जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, तो आज की जो शाम है तो वो शाम भी क्या है, वो आने वाला समय है ना। आज शाम को हम मिल रहे हैं, ऐसा है। तो हमारा मिलना जो है वो पहले से अरेंज्ड है, ये पहले से प्लान्ड है। तो इस तरह के पहले से प्लान्ड एक्शन को जो भविष्य में होने जा रहे हैं, नियर फ्यूचर में जो होने जा रहे हैं, उनको शो करने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। और आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग करते हैं ऐसे ही प्लान्ड एक्शंस को शो करने के लिए, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वर्ड्स आप जानते हैं क्या है, ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लगे होते हैं तो वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी किन्हीं खास सिचुएशन में अगर ये शब्द लगे भी होते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। अब वो कौन सी सिचुएशन है, अच्छे से सुनिए। देखिए, जब कोई काम निरंतर किसी की इच्छा के विरुद्ध होता रहता है, अगर वो ऐसा काम है जो निरंतर प्रोसेस में होता रहता है लेकिन किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर वो काम होता रहता है, तो आप इस तरीके के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करके उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। चलो यहां पर देखिए, वो हमेशा शिकायत करता रहता है। भाई अब शिकायत करना मेरी इच्छा के विरुद्ध ही होगा, भाई शिकायत करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो एक्चुअली जब इस तरह के काम फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, समय समय पर होते ही रहते हैं और कंटिन्यूअसली लगातार होते रहते हैं, लेकिन वहां पर इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कहानी हो रही है तो फिर आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस बना लेना चाहिए। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज के साथ में आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। आप फॉर एवर के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूली के साथ में या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप दूसरों पर हमेशा ही गलतियां निकालते रहते हैं। तो किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर आप ये काम आदतन, हैबिचुअली अगर ये काम किसी की इच्छा के विरुद्ध लगातार प्रोसेस में किया जाता है, फ्रीक्वेंटली किया जाता है, तो फिर इन एडवर्ब्स के साथ में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बतलाया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको फिजिकली किया जा सकता है, यानी हम फिजिकली उनको परफॉर्म कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको फिजिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऐसी सभी क्रियाओं को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टेटिव का मतलब होता है फिक्स्ड। जी हाँ, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी के द्वारा किए हुए वो निरंतर लगातार होती ही रहती हैं, इनको करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे सभी वर्ब्स को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और ये स्टेटिव वर्ब्स साधारणतया सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाई जाती हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाते हैं। और इन स्टेटिव वर्ब्स को इन 5 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। जल्दी से आप इन सबको या तो नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर उन 5 ही प्रकार की वर्ब्स को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। देखिए, ये है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये देखिए 5 वर्ब्स लिखी हुई हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, वर्ब्स ऑफ इमोशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी इन सभी क्रियाओं को बहुत अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। और साधारणतया इन वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। बट पॉइंट की बात यहाँ पर है कि इनमें से कई ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट उस समय वो मिक्स्ड बन जाती हैं। अर्थात वही वर्ब किसी एक स्थान पर स्टेटिव होगी, स्थायी होगी, अर्थात उसको करना नहीं पड़ेगा, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। बट उसी वर्ब को अगर हम किसी दूसरे अर्थ में यूज करते हैं, दूसरी मीनिंग के साथ में यूज करते हैं, तो वो वर्ब्स
फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी प्रयोग की जा सकती हैं। ऐसी वर्ब्स और ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैं अगली स्लाइड में आपके लिए लिख रहा हूं, उन्हें भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग साधारणतः हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कब करते हैं और उनका मीनिंग वहां पर क्या होता है। जरा देखिए, यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई एम हियरिंग अ नॉइस, यहां पर मैंने हियरिंग नामक वर्ब का प्रयोग किया है और यहां पर भी मैंने हियरिंग नामक एक वर्ब का प्रयोग किया है। दोनों जगह यहां पर अभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही यूज किया है, लेकिन एक जगह ये सही है और एक जगह ये रॉन्ग है। जरा देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई एम हियरिंग अ नॉइज, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक शोर सुनाई पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर शोर होगा तो नेचुरली हमको क्या होगा? सुनाई पड़ेगा। हमें सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह काम स्वतः होगा। ये काम यहां पर स्वतः होगा, इसलिए ये स्टेटिव है। और अगर ये स्टेटिव है तो यहां पर अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, गलत हो जाएगा। यहां पर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। और क्या होगा? यहां पर हमें इज एम आर का प्रयोग नहीं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना होगा। आई हियर अ नॉइज, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। अगर हम यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। बट दूसरी ओर जरा देखिए, वहां पर क्या है? वहां पर इस हियर का क्या वही मीनिंग है या कुछ दूसरा मीनिंग है? देखिए जरा, द जज इज हियरिंग अवर केस, जज हमारे केस की सुनवाई कर रहा है। तो यहां पर हियर का मतलब सुनना नहीं या सुनाई पड़ना नहीं, बल्कि सुनवाई करना है। जी हां, तो इस सेंस में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है? जज हमारे केस की सुनवाई कर रहा है। तो सुनवाई करने में क्या होता है? एक्चुअली सुनवाई करना कोई सुनना अकेले नहीं होता है। इनफैक्ट वहां पर जिरह होती है, बहस होती है, वकील लोग तमाम प्रकार के एविडेंसेस वहां पर पेश करते हैं। तो इस सारी की सारी पूरी प्रक्रिया को ही सुनवाई करना कहा जाता है। तो ये एक ऐसी वर्ब नहीं है जो स्टेटिव हो, बल्कि ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई तो कुछ दिनों तक चल सकती है, कुछ महीनों तक चल सकती है, बट अंततः वो समाप्त हो जाएगी। तो एक टेम्परेरी एक्शन है, इसलिए इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जरा देखिए, यहां पर क्या है? आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम गलत हो। यहां पर ध्यान दीजिए कि तुम गलत हो। अगर ये बात मुझे महसूस होगी तो क्या ये टेम्परेरी है या स्थायी एक्शन है? अगर कोई गलत है और गलत है तो मुझे अगर कोई बात महसूस हो रही है तो एक फिक्स्ड एक्शन है, और मुझे महसूस करने के लिए कोई फिजिकल एक्शन नहीं करना पड़ेगा, और ना ही ये टेम्परेरी होगा। अगर कोई गलत है और अगर वो गलत है तो मुझे महसूस हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। और एक बार अगर महसूस हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं महसूस कर रहा हूं, थोड़ी देर में वो महसूस करना समाप्त हो जाएगा। जी नहीं, तो वो एक्शन भी टेम्परेरी नहीं है। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड यानी स्टेटिव एक्शन है, और अगर स्टेटिव है तो इसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आई फील यू आर रॉन्ग, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। बट यहां पर जरा देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग पल्स ऑफ द पेशेंट, यहां पर क्या हो रहा है? द डॉक्टर इज फीलिंग, यहां पर क्या हो रहा है? फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। अब यहां पर जरा गौर करिए कि डॉक्टर जब किसी की नब्ज को पकड़ता है तो वो वास्तव में फिजिकली उसको करता है। पहले वो नब्ज पकड़ेगा, पकड़ करके और फिर वो नाड़ी में अपना हाथ रखेगा और फिर उसको फील करेगा, महसूस करेगा। और ये एक्शन टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए ये एक्शन होगा। जी हाँ, तो यहां पर ये एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है, और यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि डॉक्टर पेशेंट की नब्ज को महसूस कर रहा है या नब्ज देख रहा है। यहां पर इसका मीनिंग दूसरा है, यहां पर इसका मीनिंग दूसरा है। तो ये यहां पर स्टेटिव नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है, और इसको फिजिकली किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस तो सही है। यहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं फील के साथ, बट यहां पर नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज हैविंग अ कार। अब बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसके पास एक कार है, हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन अगर ही इज हैविंग लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या निकलने लगा? वह एक कार रख रहा है, कुछ ऐसा मीनिंग निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो हैव नाम की वर्ब होती है ये पोजीशन को शो करती है, और जब ये पोजीशन को शो करती है तो ये
केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता। तो यहां पर यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली यह सेंटेंस कैसा बनेगा, ही हैज अ कार, ऐसा बनेगा। बट वहां पर जरा देखिए, वहां पर हैविंग का क्या मीनिंग निकल रहा है। यहां पर देखिए जरा, ही इज हैविंग अ बाथ, वह स्नान कर रहा है। अब जरा देखिए, जिस प्रकार से यहां पर कार पर पोजीशन शो हो रहा है उसका, तो क्या यहां पर भी उसका बाथ पर पोजीशन, बाथ माने स्नान, स्नान पर कोई पोजीशन यानी अधिकार प्रकट हो रहा है? नहीं, यहां पर अधिकार नहीं, यहां पर बात की जा रही स्नान करने की। तो यहां पर देखिए हैविंग का प्रयोग एक प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में किया गया है, यानी कंटिन्यूअस वर्ब के रूप में किया गया, और इसका मीनिंग यहां पर अलग है। यहां पर इसका मीनिंग पोजीशन नहीं है। ओके, यहां पर एक्चुअली स्नान करना और स्नान करना ये एक एक्शन वर्ब है, और अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसका यहां पर मीनिंग चेंज हो गया, और यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जा सकती है। बट यहां पर इसका प्रयोग आप केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सीइंग। सीइंग ये भी एक ऐसे ही वर्ब है जो स्वतः होती है। सी माने देखना कम, एक्चुअली इसका मीनिंग ये अधिक होता है दिखाई पड़ना, अर्थात तो ये जो वर्ब होती है ये देखना के रूप में नहीं बल्कि दिखाई पड़ने के रूप में होती है। जैसे मुझे कुछ लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, आई सी सम बॉयज इन द फील्ड, कुछ ऐसा सेंटेंस में बोल सकता हूं। तो देखिए यहां पर सी का प्रयोग तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब कभी आपको यह कहना कि मैं एक मूवी देख रहा हूं तो आप सी के स्थान पर वॉच का प्रयोग करेंगे। वॉचिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आप ऐसा कहेंगे। आई एम सीइंग अ मूवी, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टेटिव वर्ब ही होती है और इसका प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। बट यहां पर जरा देखिए, यहां पर सीइंग का मतलब देखना नहीं है, यहां पर इसका मतलब है कुछ दूसरा। देखिए, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, मैं आज अपने लॉयर को देख रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि यहां पर इसका मतलब यह है कि मैं आज अपने लॉयर से मिल रहा हूं। तो यहां पर सीइंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जब ये कभी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज की जाती हैं तो इनका मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। अब चलिए अगली स्लाइड में पढ़ते हैं एडवांस लेवल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एडवांस लेवल। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बतलाएगा। इन बातों को जानने के लिए इनफैक्ट आपको किसी ऑथेंटिक बुक की डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपको सब कुछ बतलाने के लिए। चलिए मैं आपको बतलाता हूं। वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या है, ये बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। ध्यान दीजिए क्या है। अब ये एक एडवांस लेवल है और यहां पर बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं कुछ ऐसी बात को प्रकट करने के लिए। कैसी बात को प्रकट करने के लिए, समथिंग विच इज हैपनिंग, यानी कुछ ऐसा जो हो रहा हो। कब हो रहा हो, बिफोर एंड आफ्टर, यानी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम के पहले हो रहा हो काम और उसके बाद हो रहा हो, ठीक है ना। तो इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा यहां पर इस हिंदी सेंटेंस को देखिए, आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। 8 बजे सामान्यतः हम नाश्ता कर रहे होते हैं। इस समय मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी किसी एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो। देखिए जरा, इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूंगा तो इस समय तो वो काम नहीं हो रहा है, बट ये काम कब होता है ये मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। ये काम वास्तव में अराउंड 8 o'clock, सामान्य तौर पर 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद, या फिर इस टाइम के पहले और इस टाइम के होने के बाद भी वो काम सामान्य तौर पर होता है। ऐसी बात को करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, एट 8 o'clock वी आर यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिए, यहां पर 8 बजे के दौरान या 8 बजे के आसपास सामान्य तौर पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, यानी ये जो काम हो रहा होता है ये थोड़ी देर के लिए चलने वाला काम है, इसलिए यहां पर हमने हैविंग का प्रयोग किया, यानी एक टेम्परेरी वर्क है जो 8 बजे के अराउंड होता है। तो ऐसी बातों को शो करने के लिए, ऐसी बातों के बारे में बात करने के लिए हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जाम्पल है, जब मैं घर पहुंचता हूं तो क्या होता है, बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा अगर सेंटेंस आपको बोलना हो, यहां पर भी देखिए, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है और इस स्पेसिफिक टाइम से पहले भी ये काम चल रहा होता है और इस स्पेसिफिक टाइम के बाद में भी ये काम
चल रहा होता है, ठीक है ना। तो जब मैं घर पहुंचता हूं बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, यानी बच्चे पहले से ही अपना काम कर रहे होते हैं जब मैं घर पहुंचता हूं, और मेरे घर पहुंचने के बाद भी वो काम कर रहे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, समथिंग विच इज हैपनिंग, यानी कुछ ऐसा जो हो रहा होता है पहले भी और बाद में भी किसी एक स्पेसिफिक टाइम के। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वो स्पेसिफिक टाइम है जब जिससे पहले ये वाला काम हो रहा होता है और इसके बाद भी ये वाला काम हो रहा होता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए। व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचता हूं, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। इस प्रकार से। अब चलिए दूसरी एक एडवांस्ड बात को और डिस्कस करते हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, समथिंग विच वी थिंक टेम्पररी, यानी कोई एक ऐसा एक्शन जो इस समय बोलते समय तो नहीं हो रहा है बट अराउंड इस टाइम में वो हो रहा है, रेगुलर प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में कैसा है, टेम्परेरी है। अच्छे से आप समझिएगा, टेम्परेरी का मतलब थोड़ी समय तक चलने के लिए है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी बी इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जरा सेंटेंसेस ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए इस पॉइंट को। देखिए, मोहन इज एट यूनिवर्सिटी, मोहन यूनिवर्सिटी में है, यानी कोई लड़का है और यूनिवर्सिटी में इस समय वो पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग हिस्ट्री, और वह हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं वो एक्शन टेम्परेरी है। तो ऐसे टेम्परेरी बातें करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए जरा, आई एम वर्किंग इन मुंबई, मैं मुंबई में काम कर रहा हूं। ओके, अभी नहीं कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब नहीं। इनफैक्ट वो वास्तव में एक रेगुलर प्रोसेस में होने वाला काम है, और वो रेगुलर प्रोसेस में होने वाला काम क्या है कि अगले 2 महीने तक चलेगा, यानी टेम्परेरी वर्क है। ये मैं मुंबई में जो काम कर रहा हूं वो कितने दिनों के लिए, टेम्परेरी माने 2 महीनों के लिए, अगले 2 महीनों के लिए मैं वो काम कर रहा हूं। तो ऐसे टेम्परेरी एक्शंस को जिन्हें हम मानते हैं कि ये एक्शंस टेम्परेरी हैं, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट जरा देखिए, समथिंग व्हिच इज न्यू एंड कंट्रास्ट्स विद ए प्रीवियस स्टेट। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। समथिंग माने कोई ऐसा एक्शन जो नया है और विरोधाभास में है, कंट्रास्ट में है, यानी कुछ विरोधाभास लिए हुए है विद प्रीवियस स्टेट, यानी हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो पहले, आज से पहले जो होता रहा है उसके ठीक विरोधाभास में और नए स्वरूप में अगर कोई एक्शन होता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो करना चाहिए। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जरा देखिए, दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब जरा देखिए, पिछले जमाने में लेटर्स लिखे जाया करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं, जो कि नया है और पिछले यानी जो पहले होता था उसके कंट्रास्ट में है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए कुछ इस तरीके से, दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग, हमें इस तरीके से आर यूजिंग का प्रयोग करना चाहिए, ईमेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है, समथिंग विच इज चेंजिंग, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। अर्थात जब किसी सेंटेंस में आप एक ऐसे एक्शन वर्ब के बारे में बात कर रहे हो जो एक्शन वास्तव में हर पल चेंज हो रहा हो, ग्रो कर रहा हो या डेवलप कर रहा हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस एक्शन को जब आप मेंशन करते हो तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। जरा एग्जांपल्स देखिए, आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली। अब जब आप इस ग्रो की बात कर रहे हैं, बच्चों के बड़े होने की बात करते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं, तो जब भी आप बात करते हैं तो वो एक्शन एक्चुअली चल रहा होता है। हम बच्चे हमेशा ही ग्रो कर रहे होते हैं, हर सेकंड ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम किसी भी ऐसी एक्शन के बारे में बात करें जो बोलते समय ग्रो कर रहा हो, डेवलप कर रहा हो या चेंज हो रहा हो, तो वहां पर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए कुछ इस तरीके से, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, या फिर योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग। अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो इंग्लिश जो इंप्रूव करने वाली जो एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, राइट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहां पर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट जरा देखिए, टू शो इंटेंशन और लाइक्लीहुड इन फ्यूचर।
बहुत ही कॉमन सी बात है, इसको समझ लीजिए। भविष्य में अगर हम किसी काम को करने का अपना इरादा, इंटेंशन का मतलब अपना इरादा प्रकट करते हैं या कोई संभावना प्रकट करते हैं, लाइक्लीहुड, ऑलराइट, तो वहां पर भी हमको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना चाहिए और करते भी हैं। देखिए जरा, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार वेरी सून। अभी तो मैं नहीं खरीद रहा हूं ना, और ना ही ये जाने का कहीं काम हो रहा है। गो मीन्स जाना, तो मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूं, इस तरीके से जाने का भी एक्शन नहीं हो रहा है। बट यहां पर ये जो आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमने ये जो यूज किया है, ये वास्तव में कार को खरीदने का मेरा इरादा प्रकट कर रहा है, और वो भी वेरी सून यानी नियर फ्यूचर में। तो जब कभी भी इस तरीके से किसी सेंटेंस में हम अपने इंटेंशन को या किसी संभावना को फ्यूचर में प्रकट करते हैं, तो उसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके कह सकते हैं। बट आप वहां पर क्या करेंगे, एम गोइंग टू का प्रयोग करके आप इस तरह के सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको दो और बड़ी ही खास बातें बतलाने जा रहा हूं एडवांस लेवल पर, और इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। अब एडवांस लेवल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में दो बातें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में और सेट कर लेनी चाहिए। वो बातें क्या है, स्टोरी टेलिंग करते समय, यानी जब हम किसी कहानी को बता रहे हैं, तो कहानियां तो हमेशा ही पास्ट की होती हैं, और जब हम उनको बताते हैं तो वहां पर हमें कौन से टेंसेस यूज करने चाहिए। या फिर दूसरी बात है कि जब हम किसी फिल्म को समराइज करें या किसी बुक को समराइज करें या किसी नाटक को समराइज करें, तो समराइज करते समय हमें किन टेंसेस का प्रयोग करना चाहिए, ये जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको पहले ही बतला देता हूं, ऐसा करते समय आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने आपके लिए कुछ यहां पर लिखा हुआ है। वन डे आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। एक दिन की बात है कि मैं एक गली में टहल रहा होता हूं कि तभी मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, अ मैन इज कमिंग टू मी, कि एक आदमी मेरी तरफ आ रहा होता है। ही आस्क्स मी, वो मुझसे कहता है, टू लेंड हिम सम मनी, कुछ धन उधार देने के लिए मुझसे कुछ कहता है। ही इज कैरिंग, वह लिए होता है, क्या लिए होता है, अ बिग स्टिक, एक बड़ी सी लाठी लिए होता है। एंड ही लुक्स अ बिट, और वह ऐसा कुछ दिख रहा होता है, कैसा, डेंजरस। अब यह दिख रहा होता है, ये भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बट ये लुक एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए क्या करना चाहिए इसको, सिंपल प्रेजेंट में, ही लुक्स अ बिट डेंजरस। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आप एम वॉकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। उस समय ये काम गतिमान अवस्था में था, यानी जारी था, प्रोग्रेसिव स्टेट में था, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूं, तो ये सी वैसे तो प्रोग्रेसिव स्टेट में ये भी है, मैंने देखा तो देखने काम चल ही रहा था, बट ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और ये देख रहा था नहीं, बल्कि मुझे दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, क्या, एक आदमी दिख रहा था, कैसा, इज कमिंग, आना, आना क्या है, ये एक उसकी प्रोग्रेसिव स्टेट है, आना, ये एक्शन वर्ब है, इसलिए इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया गया। फिर वो मुझसे पूछता है, क्या, टू लेंड हिम सम, कहता है, मुझसे कहता है, कुछ धन देने के लिए मुझसे कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज कैरिंग, वो लिए होता है, कैरी किए होता है, क्या, अ स्टिक, एक बड़ी लाठी लिए होता है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, एंड ही लुक्स अ बिट डेंजरस, और सो ऑन, इस तरीके से कहानी बढ़ती चली जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आप किसी कहानी को नैरेट करें, तो आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग समान रूप से कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी प्रकार से जब आप किसी बुक को समराइज करें, फिल्म को या किसी प्ले को समराइज करें, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इनफैक्ट किया जाता है इंग्लिश फैशन में, तो यही है कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके ऐसा किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर हैरी पॉटर क्या है, एक फिक्टिशियस एक बुक है, एक काल्पनिक कहानी है ये। हैरी पॉटर के बारे में मैं कुछ समराइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। हैरी पॉटर इज अ प्यूपिल एट हॉगवार्ट्स स्कूल। वन डे व्हेन ही इज प्लेइंग, एक दिन जब वो खेल रहा होता है, ही सीज अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, वह एक स्ट्रेंज, एक अजीब सी चीज को देखता है इन द स्काई, ठीक है ना। ही वॉन्डर्स, वो सोचता है, व्हाट इज हैपनिंग, कि आखिर हो क्या रहा है आसमान में, ये हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं कि हम किसी बुक को समराइज करते समय या किसी फिल्म को समराइज करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ
कर रहे हैं वहां पर हम पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी बातें हो गई कुछ एडवांस्ड लेवल की। अब यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।